वेलकम है, आपका हार्दिक अभिनंदन है मेरे नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, एक नई सीरीज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, बेसिकली शुरू कर रहे हैं क्लास 8 की हम बात लेकर आए। क्लास 8 चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर है, जुडिशरी, जिसे हम जानते हैं न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लास 8 का सिविक्स का पार्ट है। तो सबसे पहले जो जुडिशरी है वो हमारी सरकार का एक ऑर्गन है। यानी सरकार के ऑर्गन कितने होते हैं? तो सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है, एक लेजिस्लेचर होती है। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उन 3 ऑर्गन्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो है जुडिशरी, न्यायपालिका है। तो हम इस न्यायपालिका का जो चैप्टर दिया गया है, इस चैप्टर को आराम से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी का क्या रोल होता है इस प्रक्रिया के अंदर। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के अंदर अगर जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है, जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है तो देश के अंदर डेमोक्रेसी जीवित रहती है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि देश के अंदर जुडिशरी फेयर तरीके से काम नहीं करेगी तो जो डेमोक्रेसी है वो जीवित नहीं रह सकती। तो यहाँ पर है सबसे पहला जो फंक्शन हम बात करते हैं, जो जुडिशरी है वो वर्क करती है कोर्ट्स के माध्यम से। जुडिशरी वर्क थ्रू कोर्ट्स, यानी जुडिशरी वर्क करती है कोर्ट के माध्यम से। तो हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है वो कोर्ट के माध्यम से काम करती है। और जो कोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट्स होता है, उनसे भी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। इस प्रकार हमारे देश के जो सुप्रीम स्तर पे होता है, एपिक्स लेवल पे होता है, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला ही जो मैटर इसका देखते हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। इसको समझते हैं हम सबसे पहले। The judicial system provides a mechanism for solving dispute between citizens and government, between 2 state and between the central government and state government। यहाँ पर पहला ही जो पॉइंट है, जो समझने वाली बात है कि जो डिस्प्यूट होते हैं, सबसे पहला इसका मैटर होता है कि जो डिस्प्यूट होते हैं उन डिस्प्यूट को क्या करती है, सोल्व करती है। अब सबसे पहले डिस्प्यूट किस प्रकार के हो सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए, डिस्प्यूट होते हैं सिटीजन्स के बीच में। वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हमारे बीच भी डिस्प्यूट हो सकते हैं, 2 नागरिकों के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं, एक राज्य सरकार और एक जो नागरिक है उसके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। सेकेंडली 2 स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। सेकेंडली जो स्टेट गवर्नमेंट है और बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बीच में भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो उसको भी, उस डिस्प्यूट को भी सोल्व करने का काम कौन करता है? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट कह दो, हाई कोर्ट कह दो, या जो नीचे का लोअर कोर्ट कह दो, वो करता है। तो बेसिकली ये जो सारा काम किया जाएगा ये जुडिशरी के द्वारा किया जाता है। और जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हैं, दीज कोर्ट्स आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी। ये सभी जुडिशरी के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो डिसीजन देता है उसको रिव्यू कर सकता है। रिव्यू बात करें तो पुनर्व्याख्या कर सकता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन गलत हो जाते हैं तो उनकी पुनर्व्याख्या कर सकता है, उसको पुनः दोबारा मॉडिफाई कर सकता है। जिसको देखते हैं जुडिशियल रिव्यू पॉइंट है। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात है कि जो जुडिशरी है वो क्या कर सकती है कि किसी भी कानून को, किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन, मतलब नीचे उसको क्या कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। पर्टिकुलर पास्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ने कोई कानून पास कर दिया है लेकिन वो अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, संविधान के खिलाफ है, तब उस कानून को एक प्रकार से जो न्यायपालिका है वो रद्द कर सकती है। क्योंकि वो जो कानून है वो किसके खिलाफ है? संविधान के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ इन आवर कंट्री, क्योंकि संविधान ही सबसे मेन कानून हमारे देश के अंदर, सुप्रीम लॉ है हमारे देश के अंदर। तो पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बना दिया जो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको रद्द भी कर सकती है। इफ़ इट बिलीव्स दैट दीज आर ए वायोलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान का अतिक्रमण करता है। यानी पार्लियामेंट ने वो कानून बनाया लेकिन पार्लियामेंट का जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका वायोलेशन करता है। अर्थात बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, फ्रीडम, ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनको वायोलेशन करता है, इनके बारे में कोई नेगेटिविटी फैलाता है, इनको सीमित करता है। तो ऐसी स्थिति में उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। इफ़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात और समझिए, अगर कई बार कोई मैटर हो जाता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई धारा है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल है और उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो उसकी अंतिम जो व्याख्या करने का अधिकार होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही पाया जाता है। उसकी अंतिम व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ही
कर सकता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कितनी बड़ी पावर है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर भी कोई डिस्प्यूट होता है, उससे किसी आर्टिकल को लेकर डिस्प्यूट होता है या उसमें लिखी हुई किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है, तो देन उसको जो शोल आउट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ही करता है। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है, तो सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर हमारा सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अप होल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे देश के अंदर जो कानून है उनको सही ढंग से लागू करना और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बनाए रखना। ये आप सभी जानते हो कि वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। ये आप नॉलेज आपको होनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने 6 हैं, और वहीं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 6 फंडामेंटल राइट और 11 के हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बचाए रखना, उनको सिक्योरिटी देना, ये काम भी एक प्रकार से जुडिशरी ही करती है। अर्थात गवर्नमेंट भी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनती है, उनके खिलाफ कोई सख्त कानून बनाती है या हमारी फ्रीडम को लिमिट करती है, देन वी कैन गो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जुडिशरी ऑल्सो कैन प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। तो जुडिशरी निश्चित रूप से ही हमारे जो फंडामेंटल राइट्स उनकी रक्षा करेगी। तो इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं किसके लिए, अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। एंड प्रेजेंटली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट। यहाँ पर जो आर्टिकल 21 दिया गया आपके लेसन में, आर्टिकल 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। अब आर्टिकल 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता में क्या क्या इंक्लूड है इसको भी समझ लीजिए। आपको अच्छा पानी भी मिलना चाहिए, आपको कपड़े मिलने चाहिए, आपको शुद्ध हवा मिलना चाहिए। ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये आर्टिकल 21 के तहत ही आती है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ। और आपके लेसन के अंदर एक दिया गया है केस ऑफ वेस्ट बंगाल, हाकिम शेख का केस दिया गया है, जो आपको समझाने के लिए कि हाकिम केस एक मजदूर होता है, उसको कहीं पर वो दुर्घटना में उसको चोट लग जाती है और वेस्ट बंगाल में उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, काफ़ी जगह दिखाते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती और अंत में उसको फिर अपने ट्रीटमेंट के इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जहाँ काफ़ी सारे पैसे उसके लग जाते हैं। बाद में उसके जब वो ठीक हो जाता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, वो हाई कोर्ट में जाता है, और हाई कोर्ट के अंदर उस केस के अंदर क्या होता है, जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया जाता है और उसको कंपेंसेशन अर्थात क्षतिपूर्ति कि हाकिम शेख ने जितने पैसे खर्च किए उसको इलाज के लिए वापस पैसे मिलने चाहिए। तो ये डिसीजन भी दिया जाता है। अर्थात कि प्राइमरी जिस प्रकार राज्य सरकारी ड्यूटी बनती है कि वो हेल्थ की व्यवस्था करे, एजुकेशन की व्यवस्था करे, ये बेसिक चीज़ें हैं, प्राइमरी फैसिलिटीज़ है, और प्राइमरी फैसिलिटीज़ की व्यवस्था करना दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस राज्य के अंदर जो भी नागरिक रहते हैं उन राज्य के सरकारों की ये विशेष रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है। समझते हैं इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसको लेकर हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ पावरफुल पॉलिटिशियन। आपकी बुक में जो दे रखी है पावरफुल पॉलिटिशियन की जो स्टोरी दे रखी है उससे इस लेसन को हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है और उसने आपकी ज़मीन, आपके लैंड या आपके घर पे कहीं भी कब्जा कर लिया है, और ऐसी स्थिति में आप उस मामले को लेकर जाते हैं, कहीं भी कोर्ट में लेके जाते हैं। तो मान लीजिए ये जो जज है ये क्या फेयर डिसीजन दे पाएगा? ये फेयर डिसीजन दोस्तों नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस जज की नियुक्ति ही जब एक पॉलिटिशियन के द्वारा की जाती है, एक राजनेता के द्वारा की जाती है, उसको अपॉइंटमेंट एक पावरफुल पॉलिटिशियन दे रहा है, तो उस जज से हम फेयर डिसीजन के लिए आस नहीं कर सकते कि वो जो जज है वो फेयर डिसीजन हमारे साथ देगा, बिकॉज क्योंकि जो जज है वो नेचुरली बात है उस जज को अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, यहाँ पर पॉलिटिशियन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो जज है वो फेयर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इस कारण इंडिपेंडेंस जुडिशरी की बहुत अधिक आवश्यकता है, और इसी कारण हमारे देश में इंडिपेंडेंट जुडिशरी को लागू किया गया है। तो यहाँ पर समझते हैं वी ऑफन हेयर ऑफ, हम अक्सर सुनते हैं कि जो रिच है और जो पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं इन इंडिया, हमारे देश के अंदर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द जुडिशियल प्रोसेस। अक्सर आप देखते हैं हमारे देश के अंदर ये सच्चाई बात है, जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं या जो अब शक्तिशाली लोग हैं, वो न्यायपालिका को कई बार प्रभावित करने की कोशिश भी करते हैं। और दोस्तों ये सच्चाई बात है कि कुछ जगह पर वो अपने इस काम में सफल भी होते हैं, उन्होंने प्रभावित किया भी है। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है उसने कई बार बहुत बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं। आप देख सकते हैं आसाराम बापू का नाम देख सकते हैं, जो कितना बड़ा गुनाहगार था, जहाँ पर बहुत सारे पावरफुल लोग उनके जाकर चरणों छूते थे। वहीं पर आप राम रहीम को देख सकते हैं, कितने पावरफुल थे,
यानी उनको जेल में डालना ये भी हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा कमाल था। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि जुडिशरी ने अपने आप को साबित भी करके दिखाया है, और जो हैवी वेट होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, उनको जेल के अंदर डालकर भी दिखाया है। तो आपने देखा है कि हमारी जुडिशरी कुछ भी काम कर सकती है। सेकंड यहाँ पर है इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा भारत का जो संविधान है, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उनके द्वारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बाय प्रोवाइडिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। अब यहाँ पर मेन जो बात कही वो कही गई है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुडिशरी जो है, जो न्यायपालिका है, न्याय प्रक्रिया है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है, यानी उसको फुली पावर देता है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जुडिशरी को प्रभावित नहीं कर सकता है, जुडिशरी को प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ पर दिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर। अगली जो मेन विशेषता है वो है सेपरेशन ऑफ पावर, अर्थात शक्तियों का जो बंटवारा है उसको भी लेकर हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार है उसके 3 अंग पाए जाते हैं। उन 3 अंगों की हम बात करते हैं तो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, और तीसरी जो होता है वो होती है जुडिशरी। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेचर का मेन काम होता है टू मेक लॉ, कानून को बनाना, एंड एग्जीक्यूटिव का मेन वर्क होता है टू इम्प्लीमेंट, कि उन कानूनों को लागू करना, ये उसका मेन जिम्मेदारी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप याद रखें, कानून को बनाने का काम लेजिस्लेचर करेगा, लेकिन उन कानून को इम्प्लीमेंट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। अब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर एग्जीक्यूटिव क्या है। तो स्टूडेंट्स, एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट, यानी जो सरकार है उसी को एग्जीक्यूटिव का बोला जाता है। कैन नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, अर्थात जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो सरकार, वो दोनों ही ये बॉडी हैं, ये जुडिशरी के काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगला जो बात करते हैं, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड विद द लिटिल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेन चीज़ है जिसको आपको समझने की जरूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो है कि जो जजेस अपॉइंटमेंट किए जाते हैं वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं, वो जजेस हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, लेकिन उनको जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उस अपॉइंटमेंट करने के प्रोसेस में, उनको नियुक्ति देने के प्रोसेस में दोस्तों, जो आप देख रहे हैं ये जो है बॉडी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है ये उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। उनके पर काट दिए गए हैं कि ये दोनों उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो इनकी ज़्यादा चलती भी नहीं है। अगली हम बात करते हैं डिफिकल्ट प्रोसेस टू रिमूव द जज आफ्टर वंस अपॉइंटेड टू द ऑफिस। और एक बार जो जज है जिसको नियुक्त कर दिया जाता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके बाद उस जज को उसके पोस्ट से हटाना, उसके पद से हटाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, उनको जल्दी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है जो कि आई थिंक इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क भी होता है। सो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। लेकर चलते हैं और हम बात करते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट्स। यहाँ पर देखिए देयर आर 3 लेवल्स ऑफ कोर्ट्स, यानी जो कोर्ट्स पाए जाते हैं उसके 3 लेवल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, उस डायग्राम से इस चीज़ को समझाया गया है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर वो चीज़ है कि सबसे जो टॉप मोस्ट कोर्ट होता है, सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको एपिक्स कोर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। एपिक्स कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि प्रेजेंटली नई दिल्ली के अंदर है और प्रेजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे जजेज होते हैं पर उनमें एक जो जज होता है उसको हम बोलते हैं CJI, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से उनको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स हैं टोटल हमारे देश के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। आपकी बहुत सारी बुक में 24 भी लिख रखा है, वो अपडेट नहीं हुई है, लेकिन हाई कोर्ट्स जो है वो 25 है प्रेजेंटली। अगर क्वेश्चन ऐसे आए द हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेंगे, आपका आंसर क्या होगा? हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट, तो आंसर होगा हाई कोर्ट। और टोटल हाई कोर्ट्स आर देयर 25 जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अर्थात जिला लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 672 अर्थात 672 है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट जज उनकी जो एक प्रकार से उन कोर्ट को देखरेख करता है। आगे हम देखते हैं
मोस्ट पीपल इंटरेक्ट विद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अधिकतर जो लोग हैं उन लोगों का जो काम पड़ता है सीधे कोर्ट से, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से ही पड़ता है। सेकेंडली यहाँ पर देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, द डिसीजन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट आवर बाइंडिंग ऑन द ऑल अदर कोर्ट। है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो गाइडलाइन होती हैं, उसके जो फैसले होते हैं वो सभी, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, उनको फॉलो ही करने पड़ते हैं। अगला बात यहाँ पर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, अर्थात एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि राजस्थान के अंदर अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था पाई जाती है, हरियाणा में अलग प्रकार की न्याय व्यवस्था पाई जाती है, पूरे देश में एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में हम बात करें तो हाईएस्ट आउट डिसीजन मस्ट बी फॉलो बाय लोअर कोर्ट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं उनको मस्ट बी फॉलो बाय लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको मानना ही पड़ता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 26 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो और इसी दिन आप जानते हैं इंडिया सेलिब्रेट दिस डे एज ए रिपब्लिक डे। आप जानते हैं 26 जनवरी को भारत अपना रिपब्लिक डे भी मनाता है, क्योंकि इसी दिन एक प्रकार से भारत रिपब्लिक कंट्री बना था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसी दिन लागू हुआ था। और प्रेजेंटली हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी मथुरा जो रोड है वहाँ पर है, और ये कब से काम कर रहा है उस रोड के ऊपर अगर देखें तो 1958 से ये काम कर रहा है वहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने इसको अंदर बता दी, जो मोस्ट चीज़ें बनती थी वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन यहाँ पर कर चुका हूँ।